हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम नया डिस्कस करेंगे बीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत कार्य मेंस परीक्षा का जो यूथ बुक के द्वारा निकाला गया है नई बुक। इसका नाम है परीक्षा रिफ्रेश, जो कि है अध्ययन सामग्री प्लस साथ ही साथ 1532 इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, जो नया सिलेबस निकाला गया है वो इस तरीके से कुछ है। इसमें भाग एक में जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उससे संबंध में संवैधानिक उपबंध, उसके नीचे 5 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद फिर पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें 7 पॉइंट है। पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को जो है सशक्त करने के उपाय हैं। ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब इसमें ग्रामीण विकास में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आएगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 व फेज 2। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अन्य योजनाएं और कार्यक्रम। इसके बाद छठा पॉइंट इसमें है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में भूमिका। तो इस तरीके से फिर भाग सेकंड में इसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होगा और भाग थर्ड में इसमें जो है उत्तर प्रदेश जानकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें तीनों को चीज़ों को संकलित किया गया है थ्योरी के रूप में। तो पहला चैप्टर हम इसमें लेंगे जो कि है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ठीक है, और इसमें पहला चैप्टर में पहला पॉइंट जो दिया गया परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में जो पंचायत व्यवस्था थी और परंपरागत जो पंचायतें रही थी, यानी कि शुरुआत से पंचायतें जो चली और पंचायतें ब्रिटिश काल तक जो आई, इसके बाद ब्रिटिश काल के बाद यानी आज़ादी के बाद जो पंचायतें राष्ट्र अपने देश में स्टार्ट हुआ, अपने उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ, तो उन सभी के बारे में हमें जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। पंचायती राज संस्थान की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीय हेतु जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज कहा जाता है। और इतिहास वैदिक युग से हम इसको स्टार्ट करें तो ऋग्वेद में इसके लिए 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सभा, समिति, विदत। ये तीनों शब्द याद रखिएगा। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय ऋग्वैदिक में रहा करते थे। और ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पंचायती राज से संबंधित ऋग्वेद काल में नहीं था। तो ये तीनों शब्द दे दिया जाएगा, एक चौथा दे दिएगा, चौथा जो है पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। दूसरा पंचायत जो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के सहित 5 व्यक्तियों का समूह जो है पंचायत वैदिक युग में कहा गया। फिर महाकाव्य काल की बात करेंगे तो उसमें रामायण और महाभारत की बातें आएंगी। रामायण में 2 भाग में प्रशासन विभाजित था, एक पुर यानी कि नगर और दूसरा था जनपद यानी कि ग्राम। ठीक है, राज्य में जो है जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। महाभारत में शांति पर्व से स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ग्राम के ऊपर जो है 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं। ग्रामीक यानी कि ग्राम का मुख्य अधिकारी महाभारत काल में कहा जाता था। दशप की बात करेंगे तो 10 ग्रामों के प्रमुख को दशप कहा जाता था। ये याद रखिएगा किस काल में कहा जाता था, महाभारत काल में। ठीक है, तो ये हो गया परंपरागत। अब देखेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें मौर्य और मौर्योत्तर काल आता है। इसके बाद गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल आता है। ठीक है, मौर्य काल की बात करेंगे तो वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था और संपूर्ण जनपद के शासन को समाहर्ता कहा जाता था। समाहर्ता के ऊपर कौन होते थे, महात्मा होते थे। ठीक है, महामात्य होते थे और प्रत्येक ग्राम का अलग अलग शासक होता था जिसे ग्रामीक कहते थे। तो इस तरीके से मौर्य काल में जो है प्राचीन पंचायत की अगर हम बात करें तो इस तरीके से बातों का जिक्र है। गुप्त काल की बात अगर हम करें तो गुप्त काल में आते ही विषयपति हो जाता है जिलाधिकारी को, और ग्राम प्रधान को इसमें भी ग्रामीक कहा जाता है। राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख कौन होता था, यहाँ पे सर्वाध्यक्ष कहलाता था। पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ जो है वर्ग जिन्हें उच्च से उच्च पद नियुक्त किया जाता था वह कुमार गुप्त जो है कहलाते थे। तो इस तरीके से गुप्त काल में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा। फिर आता है मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल में देखेंगे तो सल्तनत काल आएगा और इसके साथ ही साथ मुगल काल भी
मध्यकाल के दौरान आता है। सल्तनत काल में बात करें तो राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें विलायत कहा गया। ग्राम प्रशासन की बात करें तो मुकद्दम होता था प्रशासन के लिए, पटवारी जो है राजस्व संग्रह करता था, और चौधरी जो होता था वो पंचों की सहायता से विवाद समाधान करता था। तो ये सब सल्तनत काल के तहत शब्द आए जुड़े। मुगल काल में जो है, मुगल काल के दौरान जाति और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण शासन को जो है स्वशासन को पतोन्मुख किया। तो पतोन्मुख किस शासन में हुआ? तो पतोन्मुख जो हुआ है वो मुगल काल के शासन में प्रारंभ हुआ। अब देखेंगे कि पंचायती राज क्या होता है। तो पंचायती राज की अगर हम बात करें तो ये इसका अर्थ होता है पंचायतों द्वारा गाँव का शासन करना, ताकि गाँव का पुनर्निर्माण हो सके। ये पंचायत का जो है पंचायती राज का अर्थ होता है। राधा मोहन मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को जो है प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है, और पंचायती राज का संबंध जो है सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से होता है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया। ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने तक के समय में पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई, और गांव की कल्पना एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में जो है किया गया। भारत में पंचायती राज के उद्भव की बात करें तो भारत में पंचायती राज के इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है वैदिक युग। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ठीक है, तो वैदिक युग में ये मिलता है। ऋग्वेद में बात करें तो इसमें स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों निर्णयों के संबंध में इन कार्यों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। फिर महाकाव्य युग की अगर हम बात करें तो उसमें 2 काव्य हैं, जैसे महाभारत और दूसरा रामायण। ठीक है, तो रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन 2 भागों में विभाजित था, एक था पुर, एक था जनपद, अर्थात नगर और ग्राम। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी, और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय शासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर जो है 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयां विद्यमान थी। ग्रामिक जो होता था ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि दशप जो होता था वह 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विंश जो होता था अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष और शतग्राम पति की बात करेंगे तो विंश अधिपति जो होता था वो 20, शतग्राम अध्यक्ष 100 और शतग्राम पति जो था वो 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। स्थानीय स्तर पर जो है स्थानीय स्तर पर क्या करते थे, ये सब कर एकत्रित करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए चार्ट दिया गया है कि ऊपर परिवार जो मुखिया उसका होता है उसको कुलप कहा जाता था। परिवार के साथ परिवार मिलकर गांव बनते थे, और वहाँ पे ग्रामणी होता था उसका अध्यक्ष। फिर गांव मिलकर विश्व बनता था जो विश्वपति होता था। विश्व मिलकर जन बनता था जो जनपति कहलाता था उसका अध्यक्ष, और जन मिलकर एक राष्ट्र बनता था जिसका राजा कौन होता था, सम्राट कहलाता था। प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन संबंधित कुछ शब्दावलियां जिनको आपको याद रखना उचित है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। ग्रामीण शब्द का उल्लेख की बात करें तो ग्राम प्रशासन अधिकारी से होता था। गोप शब्द जो होता था वो हदबंदी का कार्य करता था। गौलमिक जो होता था ग्रामीण प्रशासक था। ग्रामपति या महत्तर की बात करें तो ग्राम प्रशासन देखता था। उर जो थी वो लोगों की संस्था थी। पटवारी की बात करें तो ग्राम प्रधान का सहयोगी, और मौजा जो था वो गाँव का समूह था। तो ये हो गया जो है वैदिक युग, इसके बाद ऋग वैदिक युग। अब हम देखेंगे प्राचीन काल में देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था, इसका प्रमुख नागरिक होता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे। मौर्य और मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता था। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही, यद्यप नामकरण में भी कुछ परिवर्तन हुए। इस काल में राजा जिलाधिकारी को विषयपति और ग्राम प्रधान को ग्रामीण के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर जो है संचालित थी।
यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख रूप से यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक कोई स्त्रियों का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ। आगे कुछ चार्ट है, एक ठो वो देख लेते हैं। ग्राम विकास के उद्भव के चरण। देखिए, वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश, ग्रामीण जो था मुख्य अधिकारी होता था, मुख्य ग्राम अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान का ग्रामीण के रूप में उल्लेख मिलना प्राप्त हुआ है, और मध्यकाल में ग्राम शासन के 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों के उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये जाने अभी जो पढ़े हुए हैं हम लोग उसका ये निचोड़ है। मध्यकाल में पटवारी होता था राजस्व संग्रह, चौधरी होता था पंचों की सहायता से विवाद निपटान, अब मुकदम जो होता है वो प्रशासन के लिए। फिर दक्षिण भारत में ग्राम समाज की सुदृढ़ और शानदार प्रस्तुति में उर शब्द का प्रयोग किया, जो कि होता था सामान्य ग्रामीणों का संगठन। महासभा जो था ब्राह्मणों का संगठन। नाडु जो था ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र। ठीक है, नाडु अभी भी प्रयोग किया रहा, जैसे कि तमिलनाडु। ठीक है, लॉर्ड मेयो 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ, और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषयों को जो है प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से ये कुछ सफर शॉर्ट फॉर्म में रहा। अब हम देखेंगे जो है मध्यकाल की बात करेंगे, अभी वही स्टार्ट है। मध्यकाल की बात करें तो सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, और उन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी थे, प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, और पंचों की सहायता के विवादों के समाधान के लिए चौधरी होते थे। ठीक है, तो ये हो गया सल्तनत काल। साथ ही साथ ग्रामों को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थी। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जो है जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को क्या किया, नष्ट कर दिया गया। और मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ये चीजें हो गई। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसमें ब्रिटिश काल के कुछ पॉइंट टू पॉइंट दिया गया, उसको देख लेते हैं। तो ब्रिटिश काल में प्रारंभ में ग्राम पंचायतों की स्वायत्ता समाप्त कर दी गई। 1870 में मेयो प्रस्ताव से स्थानीय सुशासन की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ, और 1882 में रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं की लोकतांत्रिक ढांचा का प्रदान किया गया। 1907 में CEH ठीक है, CEH होय हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीयकरण का रॉयल कमीशन के गठन से एक अहम बल मिला। फिर ये 1907 में हुआ, और इसके बाद इस आयोग ने जो है 1909 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन का विषय प्रांतों को सौंपा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ही रिपोर्ट में ही इन स्थानीय निकायों के पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई। ठीक है, तो ये बातें हुई ब्रिटिश काल में पंचायतों के बारे में। अभी अगर हम बात करें तो पंचायतों में जो है भारत में पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल में निरंतर मिलता है। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का प्रयास सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगरपालिका समिति और ग्रामीणों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की। 1909 में लाहौर में जो है 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया तथा इनके पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मेटकाफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा था। अंग्रेजों ने अपने शासन के विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे। रॉयल कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों के ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की। ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई, वह कमजोर हो गए। 1870 में भारत के प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। साथ ही साथ 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने जो है उनकी स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में जो है वृद्धि कर उनके गति को विकास दिया।
1870 में जो है शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे उसमें निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों को अध्यक्ष को भी निर्वाचित और गैर अधिकारियों में से ही चुना गया जाना था। भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है भारत को, ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को CEH होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीयकरण पर रॉयल कमीशन से गठन से अत्यंत बल मिला और इस कमीशन अथवा आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। वर्ष 1919 में जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में जो है स्थानांतरित कर दिया और इस सुधार में यह अनुशंसा भी की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए, बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक राजकोषीय बाधाओं के कारण ये जो है ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में जो है परिणत न हो सकी। 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी ये पंचायत कानून पारित कर लिए थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गई और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया। संविधान में पंचायतों के समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मत प्राप्त नहीं थी और इसका सबसे प्रबल विरोध एवं स्वयं संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। तो ये हो गया पहला पॉइंट जिसमें हम परंपरागत पंचायतें और ब्रिटिश राज की पंचायतें देखें। अब दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 46 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान को सौंपा गया, राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। तो ये स्वतंत्रता के प्राप्त की जो है पंचायती राज व्यवस्था किया गया जो कि संविधान में अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख हुआ। अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता, इसलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक और एक समान संरचना का अभाव रहा, लागू नहीं हो सका, ठीक है। पंचायतों का पुनर्गठन प्रभावशाली ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही किया गया है। हू ग्रे के अनुसार जनवरी 1957 तक भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे। सितंबर 1957 ईस्वी तक भारत के 73% गाँवों में पंचायतों की जो है स्थापना हो चुकी थी, जिन्हें सफाई का संबंधी कानून बनाने, सड़क, पीने के पानी की व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त थे। भारत में पंचायतों के पुनर्गठन की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया और इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 5 जून 1947 को और विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 को पारित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की और तब से ही ये उत्तर प्रदेश में लागू है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज का स्वरूप जो है संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी पर आधारित है। भारत में इस समय लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें हैं और 6,000 से अधिक जो है पंचायत समितियां हैं। 600 से अधिक जो है जिला परिषदें कार्य कर रही हैं, जिनमें लगभग 34 लाख प्रतिनिधि जो है कार्यरत हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज का पुनर्गठन अग्रलिखित तालिका के अनुसार विभिन्न स्तरों में किया गया है, ठीक है। तालिका की बात करें तो भारत से संबंधित राज्यों में पंचायती राज के स्तर के क्रम अगर हम बात करेंगे इसमें दिया गया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। केरल में भी त्रिस्तरीय है ग्राम पंचायत, यहाँ पे प्रखंड और जिला पंचायत इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि है त्रिस्तरीय। यहाँ पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है ये 3 स्तरीय जो यहाँ पे क्या है पाया जाता है संस्थाएं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा।
अब तीसरा इसमें आता है, तीसरा पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जो है समितियां कुछ गठित की गई। समितियों को देखेंगे। पहले तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, किस तरीके से देखिए। पहली समिति आई बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में गठन हुआ। इसके प्रमुख तथ्य कौन थे? त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए। ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए और समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में इसे जो है स्वीकार कर दिया गया। इसके बाद दूसरी समिति इसमें आती है कौन सी? अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आती है और ये जो है 1977 में आती है। इसका प्रमुख था ये, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति को सिफारिश किया, जिसमें जिला परिषद आता है जिला स्तर पर और मंडल पंचायत आता है, जिसमें 15 से 20 हजार की जनसंख्या वाले ग्राम समूह इसमें सम्मिलित किए गए और इसकी रिपोर्ट जो है 1978 में सौंपी गई। तो ये हो गई दूसरी। इसके बाद दूसरी के बाद अब आती है तीसरी, इसमें जीवी के राव समिति। ठीक है, जीवी के राव समिति की बात करें तो 1985 में गठन हुआ। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का विकेंद्रीकरण करने की बात की गई। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा था। जिला विकास आयुक्त के पद को जो है सृजन की सिफारिश की गई। फिर इसके बाद आता है एलम सिंघवी समिति, जिसमें 1986 में गठन किया गया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश हुई, ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर। ठीक है, इसके बाद एक दिवसीय पंचायतों को पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किया गया। ग्राम समूह हेतु न्याय पंचायतों की स्थापना करने की सिफारिश, नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की सिफारिश। फिर आते हैं पी के थुंगन, इनकी समिति आती है 1988 में। त्रिस्तरीय इन्होंने भी मांग किया ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा इस तरीके से। कुछ संबंधी महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनको देखना जरूरी है। समितियों में बात करें तो पहला समिति आता है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में स्थापित हुई। इसमें विशेष कार्य क्या हुआ कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के समक्ष जो है कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। ठीक है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने जो है सिफारिश किया। शॉर्ट फॉर्म में अब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। बी आर राव समिति की बात करें तो 1960 में है। पंचायती संबंधित सांख्यिकी के तर्क संगतता की बात की गई। एस बी मिश्रा समिति आई 1961 में। पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन दल जो है इसमें घोषित किया गया। बी ईश्वरन 1961 में समिति बनी, ये पंचायती राज प्रशासन का अध्ययन दल था। जी आर राजगोपाल 1962 में समिति आई, न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन दल रहा था। आर दिवाकर समिति 1963 में आई, ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा की। एम रामाकृष्णैया 1963 में इनका समिति आई और पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय की गणना के अध्ययन दल से संबंधित रहा था। के संस्थानों समिति की बात करें तो 1963 में आया। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान स्थिति की समीक्षा की बात की गई। के संस्थानों समिति 1965 में दूसरा आया, दूसरी बार। उसमें पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन किया गया। आर के खन्ना समिति 1965 में पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण पर बात किया। जी रामाचंद्रन समिति 1966 में पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन किया। वी रामानाथन समिति 1969 में भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण और पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका पर बात हुई। एम रामाकृष्णैया अध्ययन दल 1972 में आया। पांचवी पंचवर्षीय में सामुदायिक विकास पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में जो है रखना इसका काम रहा था। फिर आया दया चौबे समिति, जो सामुदायिक विकास और पंचायती राज की समीक्षा किया गया। फिर आया 1977 में अशोक मेहता समिति, पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधित तत्व है इसमें शामिल किए गए। दंतेवाला समिति 1978 में आया, खंड स्तर पर योजना का स्वरूप रहा। हनुमंतराव समिति 1984 में आया, जिला स्तर पर योजना का स्वरूप रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें 1984 के बाद तो आया जीवी के राव समिति 1985 में, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन और गरीबी निवारण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, मतलब उस पर बात कही गई। और एलम संघवी समिति जो आया 1986 में, इन्होंने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण पर बात किया। पी के थुंगन समिति आई 1988 में। ठीक है, और इनकी जो है स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है अनुशंसा की। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम बात करेंगे इसमें बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ग्रामीण विकास को गति देने के लिए इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया और इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई।
फिर जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंतराय मेहता समिति बलवंतराय मेहता थे। ठीक है। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। इनकी सिफारिशों में पहला मेन पॉइंट आता है त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की इन्होंने बात की। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत की स्थापना जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए तथा इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। तो ये समिति की सिफारिश रही थी और इस सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन परिषद ने कोई एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया और इसे राज्यों पर छोड़ दिया, जिस तरह से वह इसे चाहे लागू कर सके। अब लागू करने की बात करें तो उसमें राजस्थान जो है देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई और इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1960 के दशक के मध्य बहुत से राज्यों ने जो है पंचायती राज संस्था स्थापित कर लिया, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, इसलिए राज्यों ने इसे अपने अपने तरीके से लागू कर दिया। इसके बाद जैसे कि राजस्थान ने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति अपनाया, वैसे तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाया और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय जो है पद्धति अपनाई। राजस्थान जो है आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया गया, जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया गया। फिर दूसरी समिति होती है अशोक मेहता समिति आती। इसमें क्या है कि दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और पुनर्मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें इन्होंने की। इनकी कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। इन्होंने सबसे मेन सिफारिश था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना, इनका मेन सिफारिश था, जिसमें जिला स्तर पर जिला स्तर और जिला परिषद और उससे नीचे जो है मंडल पंचायत होना चाहिए, जिसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँव के समूह होने चाहिए। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वो जो है राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कर लगाने की अनिवार्य शक्ति हो। न्याय पंचायत को इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका निर्देशन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में जो है एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए और पंचायती राज भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, इससे इन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। उस समय की जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें नज़रअंदाज कर दी गई। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए जो है कुछ कदम उठाए। फिर आते हैं जीवीके राव समिति। इसमें ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग के द्वारा 1985 में जीवीके राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और इन्होंने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिना जड़ की घास किस समिति के सिफारिश के कह सकते समिति के अनुसार कही गई थी, तो वो थे जीवीके राव समिति। और पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने विभिन्न सिफारिशें की, जो कि बहुत हद तक अशोक मेहता की सिफारिशों के ही समान थे। ठीक है, इन्होंने जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए इनके द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा गया कि नियोजन और विकास की उचित इकाई जिला है और जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विभागों का जो है प्रभारी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन का भी इन्होंने जो है सिफारिश किया था। इसके बाद आते हैं एलएम सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने जो है
लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र जो है तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया। इसमें निम्न सिफारिशें की गई। इन्होंने सबसे मुख्य बात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात कही थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब इसे अब तक जो है संवैधानिक मान्यता नहीं मिला हुआ था। तो इसने पंचायती राज विकास के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक उपबंध बनाने की सलाह भी दी थी। गांव के लिए जो है, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात कही गई। ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना, इसमें ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्त बताया। गांव की पंचायतों को जो है आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, इनका ये मत था। फिर आता है पीके थुंगन समिति। ये 1988 में आती है। सरकार की सलाहकार समिति का एक उप समिति पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की थी। इसमें पहला था कि इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात की। इन्होंने गांव, प्रखंड व जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को उपयुक्त बताया। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले के कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज पर जो है केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होने चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए। तो ये सर्वप्रथम इन्होंने ही उठाया था, ठीक है, थुंगन समिति। हर हाल में राज्य में एक वित्त आयोग का गठन हो चाहिए, ये भी इन्हीं के द्वारा उठाया गया था। ये आयोग पंचायत राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु और विधियां तय करेगा। इसके बाद आते हैं VN गाडगिल समिति। VN गाडगिल समिति जो है ये 1988 में VN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया और इस समिति ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में वही बातें दोहराई, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरा पॉइंट था इनके अलावा जो है गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए इत्यादि, यही सब जो है इन्होंने भी जो है समिति की सिफारिश किया। गाडगिल समिति की अनुशंसा एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी और इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा व सुरक्षा देना, ठीक है। तो ये बातें हुई सभी। इसके बाद अब आता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या कितना है? 1947 की बात करेंगे तो 1947 में 119 धाराएं हैं। इसकी विशेषता क्या है इनमें? तो ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात इसमें की गई थी। 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। 5 जून 1947 को संयुक्त की विधानसभा, प्रांत की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, इससे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपके सिलेबस में इस तरीके से पॉइंट मेंशन है। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का अधिनियम 26 है जो 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से जो है अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य भारत स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना और विकास करना था, जो कि इसमें कुल 119 धाराएं हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा कि उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में जो है कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए जो है आवश्यक है। पंचायती राज अधिनियम 1947 की अगर हम बात करें तो एक ग्राम पंचायत को स्कूलों और अस्पतालों की नियुक्ति की बात करेंगे तो रखरखाव सुधार के लिए जो है भुगतान किए गए किसी भी कर या लेवी को इकट्ठा करने और राज्य सरकार को सौंपे गए खातों और उनके अन्य कार्यों के लिए जो है अधिकृत करता है। साथ ही साथ इस अधिनियम की धारा 1 में प्रावधान है कि अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तारित होगा। तो याद रखिएगा धारा 1। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में पहला आता है ग्राम सभा की स्थापना, ठीक है। ग्राम सभा की स्थापना में क्या बात करें तो यह अधिनियम उस गाँव या गाँव समूह के विकास के लिए ग्राम सभा गाँव या गाँव समूह की स्थापना का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 2G ग्राम सभा को परिभाषित करती है। इसका मतलब धारा 3 के तहत स्थापित एक ये निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में लोग जो है पंजीकृत लोग शामिल हैं। भारत के संविधान की धारा 243B ग्राम सभा को एक निकाय के रूप में परिभाषित करती है
जिसमें जिला स्तर पर पंचायत क्षेत्र में स्थित गांव से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। धारा 3 में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक नाम मात्र नाम से जो है ग्राम सभा, ग्राम या ग्राम समूह स्थापित करेगी। जब ग्राम सभा का गठन गांव के समूह द्वारा किया जाता था तो सबसे अधिक आबादी वाले गांव का नाम ग्राम सभा कहा जाता था। ग्राम सभा की स्थापना का उद्देश्य किसी गांव या ग्राम समूह का विकास करना था। ग्राम सभा के कार्य क्या है तो धारा 11 के 5 में दिया गया है। ठीक है, धारा जरूर याद रखिएगा। ग्राम सभा के कार्य होते हैं सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना, सामुदायिक आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, लाभार्थियों की पहचान करना, गांव में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जो है सहायता प्रदान करना, ये सभी ग्राम सभा के कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो यह कानून ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। यह अधिनियम की धारा 2H में जो है ग्राम पंचायत को परिभाषित करता है और ग्राम पंचायत जो है रूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य के गठित निकाय है। ठीक है, धारा 12 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत को पूरे पंचायत क्षेत्र में जो है लागू किया जाए। पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। जब तक प्रधान और ग्राम पंचायत के कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाते तब तक ग्राम पंचायत के गठन की घोषणा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब कुछ धारा 15 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको जानना चाहिए। धारा 15 ग्राम पंचायत के कार्यों को निर्धारित करती है, तो ये याद रखिएगा। जिनमें से कुछ कार्य हैं उनको देख लीजिए, जैसे कि कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना एवं विकास करना, मैदान और चरागाहों का विकास, भूमि विकास में सरकार की सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देना, घाटियों में मत्स्य पालन आदि करवाना। तो ये सभी कुछ काम है ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, जो कि धारा 15 के अनुसार बातें कही गई हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पंचायत की अवधि कितनी होनी चाहिए तो धारा 12 के 3 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा और धारा 95(1)(f) के तहत जो है निरस्त नहीं किया जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा। धारा 12 के 3 में जो पंचायत की अवधि का प्रावधान है। ग्राम पंचायत निर्माण के लिए चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले या फिर इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले, जहां ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले बिताया गया शेष समय ग्राम पंचायत के शेष समय के लिए ही जारी होगा। ठीक है, अब प्रधान कार्यालय की बात करेंगे तो यह अधिनियम ग्राम पंचायत के प्रधान को इसका अध्यक्ष बनाने का प्रावधान करता है और ये धारा 11B जो दिया गया है उसमें ग्राम पंचायत के प्रधान का संचयन पंचायत क्षेत्र के निर्वाचकों के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के किसी भी आम चुनाव में प्रधान का चुनाव जो है नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के पूर्ण सदस्य के 2/3 से कम को राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा नामांकित किया जा सकता है। प्रबंधन समिति की बात करें जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए पात्र व्यक्तियों की उतनी संख्या शामिल होती है जितनी वो उचित समझे, या फिर एक प्रशासक सफीउद्दीन बनाम ADJ 1998 RD 109 में यह तर्क दिया गया था कि प्रावधान के अनुसार प्रावधान के चुनाव पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि उम्मीदवार ने सीट के लिए एक फर्जी दस्तावेज पेश किया था। तो ये आप एक मतलब ध्यान में रखिए, बात है याद रखिए, बस याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, धारा 11B(6) में प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। प्रधान और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों को निर्धारित समान लाभ प्राप्त होंगे और यह अधिनियम अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के लिए प्रधान के पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अब महिलाओं के लिए आरक्षण, इसमें धारा आपको जरूर याद रखनी है। धारा 11A के 4 में महिलाओं के आरक्षण और उसके उपधारा 3 के तहत जो है प्रधान में के आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधानों के कार्यालयों की संख्या का 1/3 से कम नहीं जैसा भी मामला हो महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखिएगा कि किस धारा में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 1947 अधिनियम में, तो धारा 11A के 4 में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखेंगे पांचवा पॉइंट इसमें है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार। तो संवैधानिक आधार, अब ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसी को विस्तारित रूप में देखते हैं। संवैधानिक आधार कहाँ से बना, तो इस तरीके से पंचायती राज का संवैधानिकरण कहाँ से किया गया, तो राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने के लिए जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन जो है विधेयक पेश किया गया लोकसभा में। अगस्त 1989 में लोकसभा ने विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा से इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का जो है विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र और को मजबूत बनाने का प्रावधान था।
साथ ही साथ फिर दूसरी बार वीपी सिंह सरकार आई। वीपी सिंह में जो है नवंबर 1989 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में जो है लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही ये विधेयक भी समाप्त हो गया। फिर आते हैं नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री बनते हैं और नरसिम्हा राव सरकार में प्रधानमंत्री काल में कांग्रेस के सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया और इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को यह जो है प्रभाव में आया। आज भारत में भारतीय पंचायती राज को जो व्यवस्था है वो इसी अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है। ठीक है, अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या था? तो संसद में संवैधानिक विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतिम रूप से पारित हुआ और दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अब इसमें अगर हम बात करें तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के उपबंधों को मोटे तौर पर आदेशात्मक व स्वविवेकी उपबंधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अगर देखते हैं तो आदेशात्मक उपबंध के बारे में देखते हैं, तो इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना, जिसमें पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँवों से संबंधित तो जो है निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हों, ये बातें कहा गया इसमें उपबंध है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में संघ व शासित क्षेत्रों में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से पंचायत चुनाव द्वारा जो है चुने गए लोग शामिल होंगे। इसमें अगला इसमें उपबंध था, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायतों की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें था उपबंध, पंचायतों के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के रूप में होगा। ठीक है, अगला उपबंध था इसमें सदस्यता और पंचायतों के अध्यक्षों कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 73वां संविधान अनुच्छेद 243 घ में जो है ये वर्णन किया गया। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें तो सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आप ये बस जान लीजिए, यदि कोई पंचायत इस समय अवधि से पहले किसी भी कारण से विघटित हो जाती है तो 6 माह की समय अवधि के भीतर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। यदि पंचायत की अवधि 6 माह से कम रहेगी तो इस अवधि के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा। यानी अगर पंचायत की अवधि यानी कि 5 साल की होती है, अगर 5 साल में 6 माह से कम में गिर जाती है तो उसका अनिवार्य चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है, फिर वो अगला चुनाव वही करवाया जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जो 5 साल पे होता है। ठीक है, ये इसका बात कहना है। अगला, अधिनियम के प्रारंभ होने से 1 वर्ष की अवधि के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन तथा उसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा उपधारा ख में जोड़ी गई थी। इस उपधारा के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग के आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय की सिफारिश अध्यक्ष से करेगा। पंचायत के चुनाव करवाने, निर्वाचक नामावली तैयार करने के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा धारा 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में लागू जो है नहीं होगा। दूसरा इसमें आता है स्वविवेकी उपबंध। इसकी अगर हम बात करें तो चूंकि पंचायती राज संस्थाओं का विषय राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य को पंचायतों के लिए शक्तियां, कार्य व अधिकार व वित्त आदि के हस्तांतरण की स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं और राज्यों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित जो है समर्थक प्रावधान किए गए हैं। पहला इसमें आता है ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। दूसरा आता है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में पंचायतों के अध्यक्षों एवं जिला स्तर पर पंचायत में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के लिए सदस्यता। तीसरा इसमें आता है मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता। चौथा है ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगला आता है पंचायती राज प्रणाली की विभिन्न श्रेणियां पर सदस्यता के साथ साथ अध्यक्षता के लिए जो है नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों का आरक्षण।
पंचायतों को निहित शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व देना जो उनके लिए स्वशासन से प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य है, और निम्नलिखित के संदर्भ में उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्व के हस्तांतरण का जो है प्रावधान करना। इसमें का पॉइंट है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, और दूसरा इसमें आता है संविधान की 11वीं अनुसूची में अंतर्निहित 29 विषयों के सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को क्रियान्वयन के कार्य उनको सौंपना। ठीक है, आप इसको जान लीजिए बस। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों में प्रत्येक द्वारा वसूल किए गए ऐसे राजस्व करके आवंटन को उगाहने की सुपरिभाषित पद्धति के अनुसार समुचित कर, शुल्क और फीस को उगाहने के लिए पंचायती राज प्रणाली को प्रत्येक स्तर पर प्राधिकृत करना। तो ये इसके कुछ उपबंध थे। ठीक है, प्रत्येक स्तर में निहित जिम्मेदारी के स्वरूप और महत्व के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को राज्य सरकार द्वारा उगाए गए कर, शुल्क, पथ कर का आवंटन करना और राज्य के संचित निधि के कोष से पंचायतों को अनुदान सहायता की राशि निर्धारण करना। ठीक है, फिर बी पॉइंट आता है इसमें 73वां संविधान संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन दल की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में सर्वाधिक रूप से सांविधिक रूप से जो है मान्यता दी जानी चाहिए। साथ ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाने से राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह ग्राम सभा में अपने पंचायतों का राज्य का कानून का विभिन्न अंग बनाए। केंद्रीय अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय के विकास में भाग लेने योग्य बनाया जा सके। अगला विशेषता की बात करेंगे तो नियमित और सामयिक चुनाव सुनिश्चित करना। ये 73वां संशोधन के अनुसार सभी पंचायत राज संस्थाओं के लिए नियमित और सामयिक चुनाव करना अनिवार्य है। 73वें संशोधन में व्यवस्था की गई है कि अगर पंचायतें भंग की जाती हैं तो चुनाव 6 माह के अंदर कराए जाने आवश्यक है। तीसरी विशेषता है कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण करना। 1978 में दंतेवाला समिति ने यहाँ तक कहा कि पंचायती राज संस्थाएं दरबान के रूप में काम करती हैं और ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों को मिलने वाले लाभों से रोकती हैं। संविधान अधिनियम अनुसूचित जाति और विकास में उन्हें भाग लेने के लिए समर्थ बनाया जा सके। नेक्स्ट विशेषता इसकी कि महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया इसमें। ठीक है, 73वां संशोधन अधिनियम अपेक्षा करता है कि पंचायतों में इसके सदस्यों अध्यक्षों के दोनों स्थानों पर जो है महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित 1/3 स्थान आरक्षित किए जाएं। 5वीं विशेषता है पर्याप्त वित्तीय संसाधन। पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है। पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अधिनियम में राज्य वित्त आयोग के गठन करने की व्यवस्था की गई है। राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो अधिनियम में पंचायतों के पर्यवेक्षण, निर्देशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से राज्य चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। जिला योजना समिति का गठन। संविधान के अनुच्छेद 243 जेडी में यह व्यवस्था है कि पंचायतों, नगरपालिका क्षेत्रों को जो है द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकन के लिए जो है जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय यह स्थानिक योजना भौतिक एवं प्राकृतिक स्रोतों, संरचनात्मक, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखेगी। इस अधिनियम में पूरे जिले की विकास संबंधी योजना तैयार करने के लिए जिला स्तर पर सांविधिक निकाय की व्यवस्था की जाती है। फिर संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का कुछ कार्यान्वयन है, जैसे कि अनुरूपता विधान। राज्य विधानसभा के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने पंचायत अधिनियमों को केंद्रीय विधान के अनुरूप इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर अर्थात 24 अप्रैल 1994 तक संशोधित कर लें। 25 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 21 राज्यों और में से 21 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित अधिनियम लागू किया जाना अपेक्षित था। यह अधिनियम मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के लिए लागू नहीं था क्योंकि यह राज्य 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों का भाग है। संघ शासित प्रदेश में से दिल्ली पर लागू नहीं क्योंकि इसमें केवल शहरी क्षेत्र शामिल हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 ऐसे विषय दिए गए हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जा सकते हैं और इन्हें मोटे तौर पर निम्न अनुसार जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि उत्पादन संबंधी गतिविधियां, उसमें कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग, ईंधन और चारा, सिंचाई सहित लघु उद्योग। इसके अलावा भू विकास कार्यक्रम, इसमें भू सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, ये सब 29 विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जल प्रबंधन, जल संभार विकास, प्रतिभूमि विकास, सामाजिक वन विद्या और चारागाह। साथ ही साथ वो कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए गरीबी उन्मूलन और संबंधित कार्यक्रम
इसके साथ ही साथ नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसे पेयजल, ग्रामीण, ठीक है, विद्युतीकरण, पारस्परिक ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण सड़कें, पुल पुलिया, जल मार्ग, सफाई, ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य आते हैं। शिक्षा एवं संस्कृत गतिविधियां, प्राथमिक पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं पुस्तकालय आते हैं। समाज कल्याण की बात करेंगे तो इसमें महिलाओं और बाल विकास का कल्याण है, परिवार कल्याण, विकलांगों और मंदबुद्धि व्यक्तियों की देखरेख, सामुदायिक परिसंपत्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रख रखाव, ग्रामीण बाजार और ग्रामीण मेलों का आयोजन कराना और नियंत्रण करना, ये सब चीजें आती हैं। अब 11वें अनुसूची के विषय, ठीक है, जो कि 29 विषय हैं और ये अनुच्छेद 243G के अंतर्गत प्रावधान है, याद रखिएगा ये। अब इसमें 29 विषय को हम देखेंगे क्योंकि चीजें क्या है कि आपके सिलेबस में दी हुई हैं, अगर आप देखेंगे नहीं तो इसमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से 29 विषयों में से कौन एक जो है 29 विषयों में शामिल नहीं है। तो आप जब पढ़े होंगे, देखे होंगे, तभी आप जो इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो 29 विषयों को देखिए, इसका पूरा लिस्ट हम दे रहे हैं। पहला उसमें आएगा कृषि एवं कृषि विस्तार, ठीक है। पहला कौन आता है? कृषि एवं कृषि विस्तार आता है। दूसरा आता है भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरे की बात करेंगे तो लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल क्षेत्र का विकास, ठीक है। चौथा आता है इसमें लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। इसके अलावा मत्स्य उद्योग अथवा पशुपालन भी आता है इसी के अंतर्गत। साथ ही साथ सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, पेयजल की व्यवस्था। 9वां पॉइंट है इसमें लघु वन उपज आते हैं। 10वां पॉइंट है खादी, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग आता है। ग्रामीण आवास आता है, ईंधन और पशुचारा आता है, सड़कें, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन आते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आते हैं। शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय से ही शिक्षा आता है। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा आती है। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा आती है। परिवार कल्याण, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार व मेले, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, दुर्बल वर्गों जैसे कि अनुसूचित जात और जनजातियों का कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक मंद व्यक्तियों का सहित, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का जो है विकास करना। तो ये सभी चीजें इसमें आती हैं। 29 विषय टोटल हो गए। अब उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संवैधानिक उपबंध और व्यवस्था महत्वपूर्ण संशोधन को देख लेते हैं नजर में। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया और ये यहाँ पर जो 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र तथा इसमें कम होने पर कई गाँव को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से सामुदायिक विकास और प्रशासनिक ढांचा किस तरीके से बना। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, सभी मंत्रीगण इसमें आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके तहत आते हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर कौन आते हैं? तो राज्य स्तर पर अगर देखेंगे तो राज्य जिला विकास समिति, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। फिर विकास आयुक्त तो सचिव होते हैं, ठीक है। जिला विकास अधिकारी जिला स्तर पर आ जाइए, DDO जिसको कहते हैं। फिर खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी यानी BDO और ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक, इसके बाद जनता आती है, ठीक है। इस तरीके से प्रशासनिक ढांचा कुछ होता है। अब पंचायत से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं एक नज़र में, जैसे कि 243 वाला जितना भी है, 243 से लेकर 243O तक सभी देखेंगे। 243 पहले में लिखा ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। 243A में ग्राम सभा का प्रावधान है। 243B में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। 243C में पंचायतों की संरचना का प्रावधान है। 243D में स्थान पदों का आरक्षण से संबंधित है। 243E में पंचायतों की अवधि है जो 5 वर्ष होता है ना, इसी में दिया गया। 243F में सदस्यता के लिए निर्भरताएं हैं। 243G में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जो है उत्तरदायित्व है। 243H में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां हैं। I में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। I के बाद J में अगर देखा जाए तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा विधानमंडल के द्वारा किया जाएगी, ये प्रावधान है। 243K में पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान। 243L में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने के लिए संबंधित चीजें हैं। M में इस भाग का कातवीय क्षेत्र पर लागू न होना। 243N में अगर हम बात करें तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। इसके बाद 243O में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन, ये O में जो है प्रावधान है।
तो इस तरीके से था यह पहला चैप्टर जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नया वीडियो अपलोड हो। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें इसके लास्ट में जो है क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम सबसे बाद में एक साथ जो है करवाएंगे, ठीक है। ये पहला चैप्टर हो गया समाप्त, जो कि पॉइंट टू पॉइंट जो दिया गया था आपके सिलेबस में उसके अनुसार जो है मैंने समाप्त किया। इसमें क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले चैप्टर से ही लगभग 300 प्लस क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो 300 प्लस क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। दूसरा जो चैप्टर होगा वो है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, जो आपके सिलेबस के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो उससे संबंधित हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।